हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा, उनको हम करने वाले हैं आज। जो भी इंपॉर्टेंट हैं, इनके पीछे कर्ण लगा हुआ है, कर्ण, ठीक है। और मेन मोटिव कराने का क्यों है इनको एक साथ, क्योंकि इनमें से 5 से 10 नंबर का पेपर आता ही आता है बेटा, ठीक है ना किसी फॉर्म में 1, 2, 3 और आपका 4 मार्क्स मतलब केस स्टडी में भी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। उसके अलावा और आपका जो इम्पोर्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आता ही है, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हिंदी मीडियम के लिए बनाया मैंने ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से और अपने 5 से 10 नंबर को पूरा का पूरा पक्का करते हैं। तो पहली रिएक्शन है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन भी रिएक्शन भी कहते हैं, सॉरी। तो इसमें होता क्या है बेटा, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखा होगा NaOH, जिसे हम क्षार कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। जब अभिक्रिया होती है आपस में, आपको कैसे याद करना है, Na और Cl, ठीक है। Na और Cl की जोड़ी को याद रखना है हमेशा। NaCl को ले जाता है बेटा, NaCl बनता है और साथ में H, ये H और OH दोनों मिलकर क्या बनते हैं, H2O, जल बन जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आसान हो गई याद करने में। कैसे याद करनी है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका उदाहरण हो गया। इसके बाद मैंने 2 चीज़ें और लिखी हैं। ये आपका जो है 4 चैप्टर में से कुछ रिएक्शंस मैंने निकाली हैं आपके लिए, तो ये भी कुछ मिलती जुलती हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे करवा रहा था। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आप देखेंगे तो फार्मूला सूत्र उसका होता है CH3COOH, ठीक है। अगर हम इसमें धातु कार्बोनेट डालेंगे, धातु कार्बोनेट मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, तो क्या बनता है, मैंने लिखा हुआ लवण और जल, मतलब यहाँ लवण और जल बनने हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो देखिए, अम्ल ये रहा, इसके पास अम्ल है ये रहा। धातु कार्बोनेट किसका काम करेगी, क्षार का काम करेगा बेटा। धातु कार्बन किसका काम करेगा, क्षार का, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर ही लवण और जल हमें देते हैं। तो अगर हम देखें लवण क्या बनेगा, लवण से पहले मैं जल बना देता हूँ H2O। अब जो लवण बनेगा, ये लवण जो बना रहा हूँ ये आगे भी काम आएगा आपको। कैसे यह काम आएगा, देखो CH3COOH। तो हम करेंगे क्या बेटा, ये H जो है ये इसका H निकल जाता है, जैसे इस अम्ल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर H निकल गया था, ऐसे ये H निकल जाएगा तो बन जाएगा ये CH3COO। ये जो Na है बेटा, ये Na यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये Na यहाँ पे आ गया। उसके बाद बैलेंस करनी है, बैलेंस का काम भी कर देंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है CO3, ठीक है। CO3 यहाँ पे नहीं था, कार्बोनेट यहाँ पे ऊपर नहीं था, तो वो जो होगा बेटा, इसका एक ऑक्सीजन निकल के वाटर बना दिया है उसने, बाकी रह गया आपका जल बना दिया है, बाकी ये रह जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, पेपर में पूछी जा सकती है। सेम पैटर्न पे यही क्वेश्चन है, ये भी रिएक्शन है बेटा, ये भी चैप्टर नंबर 4 की है। अम्ल और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मैं बनाऊं तो NaHCO3। अच्छा, एक चीज़ और, धातु कार्बोनेट मतलब आता है आपका, आपने देखा भी होगा, वाशिंग सोडा, ठीक है, धावन सोडा है, उसको ही बोलते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बेटा, ठीक है। याद रहेगा, इस तरह याद करना है, धातु कार्बोनेट मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। Na2CO3 इसका सूत्र होता है और इसका मैंने बता दिया CH3COOH। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल तो आपका CH3COOH ही होगा बेटा, प्लस आपने मिला दिया NaSO3, क्या बनेगा, सेम चीज, ऊपर वाली जो पैटर्न है बेटा, तो देखो ये दोनों ये सेम चीजें बनाएंगी। यहाँ बनेगा आपका CH3COONA प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी ज़्यादा, ये रिएक्शन दोनों सेम होगी, मतलब कहने का मतलब ये अम्ल है, अम्ल का काम तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट काम करेगा क्षार का, क्योंकि अम्ल क्षार मिलके ही आपका लवण और जल बनाते हैं। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी साथ में निकलेगी क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे क्यों कराई है। मेरा कराने का मकसद यही था कि आप इनको भी आप समझ लीजिए। अम्ल दिया है, धातु कार्बोनेट दिया हुआ है, हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है, दोनों काम किसका करेंगे, क्षार का काम करेंगे। और बनना गया है लवण और जल साथ में, बस CO2 साथ में निकलेगी। तो अब आते हैं साथ में, मैंने इसमें एक चीज और जोड़ दी, ऐड कर दी है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती हैं, ठीक है। उभय का मतलब दोनों चीजें, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा, लवण और जल प्राप्त हो रहा है आपका, ठीक है। सेम मतलब इसका जो पैटर्न है यही है, मतलब एक लवण है, एक
मतलब अम्ल क्षार की अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे भी, और बन क्या रहा है, लवण और जल। कैसे बन रहा है, मतलब धातु ऑक्साइड, ध्यान रखना है आपको, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होंगी, सिर्फ धातु ऑक्साइड होंगी जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, लवण और जल। देख लेते हैं यहाँ पे हम एक बार, ये आपको पता है ये आपका अम्ल है और ये आपकी धातु ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम, ये उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे। और ये काम करेगी बेटा क्षार का, क्यों, कैसे मैंने बताया अभी, अम्ल क्षार है तभी तो लवण जल बनेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार मिलके ही लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अम्ल, ये अम्ल ले लिया तो ये क्षार काम करेगी, बनेगा क्या, लवण और जल। ठीक है, ये आपका हो गया लवण और ये हो गया आपका जल। देन अगर मैं बात करूं ऊपर, अब मैंने ले लिया ये क्षार लिया, ठीक है, तो ये काम करेगी बेटा अम्ल का। ठीक है, मतलब उसका जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर अम्ल है तो क्षार बनेगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर वो क्षार है तो बन जाएगा अम्ल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बनना क्या है आपका, लवण प्लस जल। ये सोडियम एल्यूमिनेट आपका एक लवण है जो की बुक में आपके भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। और ये बेटा आपसे पूछते हैं कि कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल दीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका उदाहरण हो गया। और साथ में वो रिएक्शन भी पूछते हैं बेटा, तो रिएक्शन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल पूछते हैं, एक एग्जाम्पल और होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये भी आपकी एक उभयधर्मी ऑक्साइड आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी अभिक्रिया है अवक्षेपीकरण। फिर देखिए करण लगा हुआ है, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया है, अवक्षेप बनता है इसमें। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी हम। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें अवक्षेप, उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, इसे अवक्षेपीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, एक तो हमें पढ़ना है आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होगा और उसमें अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाता है बेटा। अगर आपने देखा हो, दूध देखा है आपने, और दूध भी क्या बताऊं मैं आपको, हाँ आपने सफेदी देखी है, जो सफेदी करते हैं उसमें जब अगर हम बाल्टी को खुला छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाता है वो वाइट जो होता है, और ऊपर जो होता है पानी वानी रहता है, इस तरह से उसे बन जाता है अवक्षेप आपका। ठीक है, वो जल में अविलेय होता है, घुलता नहीं जल्दी से, तो नीचे बैठ जाता है वो, इसे अवक्षेपिंग अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके बुक में जो दिया है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपको बस ये पकड़ना है इसके अंदर Na और Cl को। तो आपने करना क्या है, NaCl को साथ बना देना है प्लस आपका BaSO4। ठीक है, ये याद रखना है कि Na और Cl, मतलब Na और Cl की जोड़ी आप हमेशा याद करते आ रहे हैं, छठी 6th क्लास से, बचपन से, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस तरह से याद हो जाएगा BaSO4। ये आपका व्हाइट क्या बनता है, व्हाइट अवक्षेप बनता है इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन अभिक्रिया को द्विस्थापन अभिक्रिया भी हम कहते हैं, मतलब द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं मेन इसको हम। और जब आदान प्रदान होता है अगर और साथ में अवक्षेप बन गया तो क्या बनता है, अवक्षेपीकरण अभिक्रिया। दो अभिक्रिया आपकी एनसीईआरटी में और दी हुई हैं जो मैंने देखी हैं, तो मैंने उनको भी यहाँ लिख लिया है ताकि कुछ भी वो एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं बुक के अंदर, कोई भी पूछ सकते हैं वो आपका CBSE बोर्ड में। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने। सेम चीज यहाँ पे जैसे आपने बेरियम क्लोराइड है, बेटा पोटेशियम सल्फेट है, ये K2SO4, तो KCl, देखो Na और K दोनों भाई हैं, Na का भाई है K पोटेशियम, तो वो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, बट अगेन BaSO4, फिर बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये कौन से अभिक्रिया है बेटा, फिर अवक्षेप बन गया, कैसा बन गया, सफेद, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ सफेद। और ये भी जो आपका बनेगा अवक्षेप सफेद बनेगा। पेपर में पूछा जाता है कि अगर हमने क्वेश्चन में पूछ लेगा वो आपसे कि सोडियम सल्फेट के अंदर अगर हमने बेरियम क्लोराइड डाला तो ये अवक्षेप बनता है, उसका कलर कौन सा होता है, 1 नंबर में पूछ सकता है वो। सेम यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि बेरियम क्लोराइड में आपने पोटेशियम सल्फेट डाला तो उसमें एक अवक्षेप बनता है, उसका सूत्र लिखिए, प्लस कौन से रंग का बनता है वो सफेद, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये आपकी एक्टिविटी की रिएक्शन है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी दी है तो फर्स्ट चैप्टर में, उसमें से निकाली मैंने ये। तो इसमें दिया हुआ है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपसे कि भाई क्या बनेगा, अवक्षेप कौन सा बनेगा, ये पूछा गया है। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें बनेगा आपका, अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो उससे पहले कि ये बनता है Ki प्लस बनता है आपका PbI2। ठीक है, PbI2 ये बनता है इसका अवक्षेप जो कि होता है पीले कलर का। कैसा होगा बेटा, पीले कलर का। ये याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लिख के देखोगे याद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई क्या है आपका ऑक्सीकरण, क्या है ऑक्सीकरण, फिर करण आ गया, देखो नाम में ही करण है। ठीक है, देन
अब बात करें हम तो दहन करने पर हमें पता है जब भी हम दहन करते हैं कोई चीज़ जलाते हैं तो कार्बन जो यौगिक होते हैं उन्हें सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। हम उसे किसमें चेंज कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं उनका ऑक्सीकरण। अगर मैं याद बताऊँ अब कोयला कार्बन प्लस C+O2 तो क्या बन जाता है आपका CO2, ऑक्सीकरण हो गया इसका। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ जाना। ठीक है, दहन करने पे मतलब आपको पता है दहन कर दिया मैंने, कोयले को जला दिया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ऑक्सीकरण। अब हमें जो भी क्रिया पढ़नी है वो ऑक्सीकरण पढ़ना है और वो किसके संदर्भ में पढ़ना है, एथेनॉल के संदर्भ में। हमने एथेनॉल लिया जो कि अल्कोहल है, हम उसे किसमें बदलते हैं, एथेनोइक अम्ल के अंदर, जो कि इसका नाम एसिडिक अम्ल भी है, जो कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में 2 नंबर का किस ऐसे सेट में आपको मिल जाएगा। क्या है, CH3CH2OH, ये आपका, आप या तो इस तरह लिख लीजिए या C2H5OH लिख लीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, या तो क्षारीय KMnO4 डाल दीजिए प्लस उष्मा, या फिर आप अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दीजिए, उष्मा हीट कीजिए उसको, तो क्या बन जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, एसिडिक अम्ल। ठीक है, अब इसका करना कैसे है, देखो तरीका क्या है, या तो आप इसको इस तरह से कीजिए कि भाई C2H5OH, ठीक है, ये आपका एथेनॉल होता है, इसको तोड़ लीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे तो इस तरह लिखा हुआ है, इसे जानबूझ के लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जब आप इस तरह लिख लेंगे इसको कंबाइन ना करके, तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीकृत हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन एक ऑलरेडी है, एक ऑक्सीजन और आ जाएगी और ये बन जाता है आपका अम्ल। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में इससे तो पूछा जा सकता है कि भाई अगर हमने इथेनॉल का KMnO4 डाल दिया तो क्या बनेगा, वो आपसे रिएक्शन भी पूछ लेगा पूरा का पूरा 2 नंबर में, और आपसे पूछ भी लेगा क्या बना है, नाम भी पूछ लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कुछ पदार्थों में, अब जैसे हम बात करें ऑक्सीकारक, जो हमने ये KMnO4 डाला है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैंगनेट सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। देखो इसके साथ में प्लस करके नहीं लिखा है मैंने इन दोनों में से किसी को, बस ये उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक बोलूंगा यहाँ पे इनको मैं, जो ऑक्सीजन दे देते हैं इनको। ठीक है, देखिए कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो फिर आता है करण, कौन सा करण आता है, निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब देखो जल, ठीक है, जल को निकालना। ठीक है, जल को नी से निकालना, जल निकालने को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, क्या बनता है, एथीन बन जाता है, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। ये रही अभिक्रिया। यहाँ पर दोनों उदाहरण लिखने का मतलब, दोनों सेम चीज को मुझे अलग अलग तोड़ के लिखने का कुछ एक वो है, ये है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। करना क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया आपने इसके अंदर, एथेनॉल के अंदर, उसमें से H2 निकल जाएगा, क्योंकि हमने बात क्या की है, एथेनॉल निकल जाएगा, क्या डाला है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बन जाएगा ये C2H4। C2H4 क्या होता है बेटा, मैंने बता रखा है, 2 4 अगर डबल है तो ये एल्कीन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन इथीन। ठीक है, ये भी कह रहा है, बहुत पूछता है वो पेपर में, बोर्ड में। ठीक है, कि भाई हमने एथेनॉल के अंदर एथेनॉल को गर्म कर दिया 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के, तो क्या बनेगा। ठीक है, वो ध्यान रखना, एथेनील होगा, एथीन बनेगा, वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। निर्जलीकारक, जो जल निकालेगा, कौन निकालता है जल बेटा, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या कर रहा है बेटा, निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका निर्जलीकरण। उसके बाद बात करते हैं हम एस्टरीकरण की बात करें तो एस्टरीकरण में क्या होता है, आपका कारण देखिए, कारण द्वारा आ गया। तो एस्टरीकरण की बात करें हम तो एथेनोइक अम्ल एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब एथेनोइक अम्ल के अंदर हमने क्या डाला, एक अम्ल डाला बेटा। ठीक है, उत्प्रेरक है वो, एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो एस्टर का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, एस्टर की गंध मृदु होती है, मीठी सी खुशबू आएगी आपको, इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने कारक के रूप में किया जाता है। ये रही आपकी अभिक्रिया CH3COH, ये आपका हो गया एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल हो गया बेटा। ये आपका है एथेनॉल, आपने अम्ल डाला, अम्ल क्या करेगा, इसमें से वाटर जल निकाल देगा बेटा, OH यहाँ से ले लो, H यहाँ से ले लिया आपने, और इनको साथ साथ जोड़ दो, CH3 COO C2H5 C2H5 H2O आपका निकल गया। ठीक है, ये बन गया आपका
ये आपका एस्टर है बेटा। ये आपके पेपर में बिल्कुल सेट 1 या 2 में क्वेश्चन आया था। मैं आपको भी क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला जो हेडकरण है आपका वो है साबुनीकरण। क्या है? साबुनीकरण। इसमें ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, इनके बिना गुजारा नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, मतलब हम एस्टर के अंदर ही क्षार डाल देते हैं और वापस से हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो ये हमने एस्टर लिया, एस्टर के अंदर हमने क्या डाला? NaOH डाल दिया बेटा। अब क्या होगा? C2H5 ले जाएगा, C2H5 ले जाएगा OH, ये बन गया इथेनॉल C2H5OH प्लस CH3COONA, ये बन गया आपका, ठीक है, सोडियम इथेनोएट। अब आगे आप रिलेशन पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। ये पढ़ लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन किसका लवण है? सोडियम का, सोडियम का लवण है बेटा। लवण बोल देते हैं जब इसके अंदर H निकल जाता है तो। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन तैयार किया जाता है इसी अभिक्रिया से। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब जो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा एक अणु है साबुन का, इसके अंदर बहुत लंबी चैन होती है। अगर मैं बताऊं तो इस तरह से लंबी लंबी चैन चलती है बेटा, और जाके क्या होता है इसमें आपके लवण होते हैं, तो सोडियम क्या होंगे? सोडियम लवण है यहाँ पे ये, या पोटेशियम लवण भी, के भी यहाँ पे आ सकता है। दोनों के और पोटेशियम और सोडियम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट अभिक्रिया रह गई है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें होता क्या है? हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने पर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रदान करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा नहीं है किसे बोलते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, और उसमें हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या मिलता है हमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में होती है, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अब उत्प्रेरक होते क्या है? मैंने ये भी डाल दिया, 1 नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ जिनका अभिक्रिया कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उत्प्रेरक डाल दी किसी अभिक्रिया में, तो आप उस अभिक्रिया को या तो जल्दी करा सकते हैं या स्लो करा सकते हैं, जैसे आप हमें चाहिए। तो वही भिन्न दर का मतलब ये हुआ कि या तो आप उसे स्लो धीरे करा सकते हैं, धीरे, या फिर आप तेज, जैसा करना चाहें वो वैसा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, और ये अभिक्रिया को प्रभावित भी नहीं करते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस अभिक्रिया को धीरे या तेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डाला है? उत्प्रेरक डाला है पैलेडियम और निकेल। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आपने ये लिया आपका, ये आप C2H4 है आपका, इथीन, इस तरह बना सकते हैं डायग्राम, मतलब इसका फॉर्म सूत्र। फिर हाइड्रोजन डाल दिया इसमें, निकल, और हाइड्रोजन डाला आपने, सॉरी हाइड्रोजन द्वारा डाल दिया है, तो एक बार लिख दिया, द्वारा नहीं आएगा। और आप जैसे यहाँ पे सिंपल मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपने 2 हाइड्रोजन जोड़ा, 4 के 6 हो गए, सिंपल सा, ये आपका अल्कीन बन गया। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूला समेत। तो भाई 2 था, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इस तरह से आपका ये सूत्र बन जाएगा। बुक में आपको ये सूत्र दिया हुआ है। तो आर का मतलब यही है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन वगैरह हो सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे मैंने एक बार पैलेडियम डाल दिया, हाइड्रोजन डाला, और सेम चीज प्रोसीजर यहाँ पे होगा, और सारे के सारे यहाँ सिंगल हो जाएंगे बेटा, एकल हो जाएंगे। देन बात करूँ मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो होगी रिएक्शन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं इसके अंदर से, कि निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः हम क्या करते हैं? वनस्पति तेलों को का हाइड्रोजनीकरण करते हैं। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया से किया जाता है, तो भाई यही है हाइड्रोजनीकरण। और इसमें क्या डालते हैं? निकेल उत्प्रेरक। अब जो वनस्पति तेल है बेटा, वो होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। असंतृप्त मतलब इस तरह से, जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं। द्विआबंध त्रिआबंध आपने असंतृप्त पढ़ा हुआ है। तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। और जो जंतु वसा, जैसे देखो, जैसे वनस्पति तेल होते हैं, मतलब पेड़ पौधों में तेल होते हैं, इस तरह हमारे में वसा होते हैं, जंतु वसा, तो वो होते हैं संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है। हमारे में जो कार्बन श्रृंखलाएं, मतलब कार्बन की जो लंबी लंबी चेनें होती हैं, वो होती है संतृप्त, और जो पेड़ पौधों में तेल जो होता है उसमें होती है असंतृप्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आ गई कि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जंतु वसा में क्या होता है? संतृप्त वसा जो अम्ल होते हैं उसमें वो क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हम जंतु वसा का यूज नहीं करते हैं खाने पीने में, हम यूज करते हैं वनस्पति तेलों का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी बन जाते हैं बहुत सारे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो CBSE में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मैं एक बार दिखाऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
तो ये बनाया मैंने। भोजन पकाने में वनस्पति तेलों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये होते हैं आपके, इसमें असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती हैं जो हमारे लिए हमारे लिए हानिकारक नहीं होती हैं, सही होती है हमारे लिए, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। एल्कीन अल्काइन से एल्कीन बनाने की प्रक्रिया का नाम और विक्रिया लिखिए। ये रहा, मैंने अभी आपको बता दिया। एल्कीन से जो हम एल्कीन है या अल्काइन त्रियाबंध भी हो सकता है बेटा, तो उससे हम एल्कीन बनाना हो तो हम इस प्रक्रिया हाइड्रोजन के द्वारा बना सकते हैं, और उदाहरण मैंने आपको दिया हुआ है। एक नेजली कारक का उदाहरण दीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बनाया है, एक यौगिक A जिसका सूत्र C2H6O है, इसमें यौगिक आपने B डाला जो कि अम्ल है, जो B है जो कि अम्ल मिलाया जाता है, साथ में थोड़ा अम्ल और डाला जाता है एक उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, एक थोड़ा अम्ल डाला है आपने, उत्प्रेरक के रूप में डाला है आपने इसको। फिर मृदुगंध आती है और जो कि यौगिक C का उत्पादन करता है, C बन जाता है आपका। देखो मृदुगंध आते ही समझ जाना ये एस्टर की बात कर रहा है। अगर यौगिक C जो एस्टर बना है आपका, उसमें आपने क्षार डाला वापस से, तो वो यौगिक A और अम्ल सोडियम लवण देता है B का, जो कि B बनता है, ठीक है। ABC सूत्र लिखिए और अभिक्रिया लिखिए, ये भी आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर। देखो बेटा, ये है लास्ट जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आया था, ये क्वेश्चन देखिए आप, 5 मार्क्स का आ रखा है जो मैंने आपको करा दिया। हाइड्रोजन अभिक्रिया, उसका उपयोग पूछा हुआ है आपसे, और एथेनॉल का ऑक्सीकरण, जो भी मैं आपको अभी अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई है, उसी में आपको मैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया बता चुका हूँ। तो दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के आए हुए हैं आपके, 5 मार्क के, ये देख लीजिए आपके सामने है। उसके बाद बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, पेपर है या मेरे पास, इसमें देखिए क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें H2SO4 की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मैंने बता दिया आपको, अभी बताया था मैंने। और H2SO4 क्या है, निर्जलीय कारक का उपयोग का कारण काम करता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, साबुनीकरण दर्शाने के लिए समीकरण लिखिए। साबुनीकरण में मैंने समझा दिया आपको। अगेन कितने मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का, उसमें से 3 मार्क तो आपके इन सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के दिए हुए हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन प्री बोर्ड का और बोर्ड का दिखाया, इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना बेटा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को कर देना। और और ऐसी सीरीज आती रहेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साइंस में नंबर अच्छे आ जाएँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।